अगला टॉपिक हम लोग का है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल या नर्व फाइबर। लास्ट वाले हिस्से में आपने ये पढ़ा था कि जो हमारी नर्वस टिश्यू है उसमें 4 प्रकार के सेल्स हैं। यस, याद आ रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए। एक था न्यूरॉन जिसे आप नर्व सेल या नर्व फाइबर कह रहे थे। दूसरा वाला हिस्सा आपका न्यूरोग्लाया था। तीसरा हिस्सा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स था और चौथा हिस्सा आपकी एपेंडाइमल सेल्स थी। तो न्यूरॉन आज हम पढ़ लेंगे और लेकिन जो पढ़ लिया था वो फिर रिपीट करें। न्यूरोग्लाया हम लोगों ने कहा था दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूरॉन, न्यूरॉन के बीच में पाई जाती थी। ग्लाया का मतलब ग्लू लिया गया था। और फिर सीएनएस और पीएनएस में न्यूरोग्लाया का नाम अलग अलग है। सीएनएस में 3 प्रकार की न्यूरोग्लाया थी। एक का नाम था आपकी एस्ट्रोसाइट, दूसरे का नाम ओलिगोडेंड्राइट और तीसरे का नाम माइक्रोग्लाया। और पीएनएस में आपके पास 2 प्रकार की थी, श्वान सेल और सैटेलाइट सेल। इसमें श्वान सेल से हम परिचित ज्यादा होते हैं टेक्स्ट बुक में, लेकिन सिर्फ वही न्यूरोग्लाया नहीं है, 5 प्रकार की है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में कहा गया था कुछ ऐसी नर्व सेल्स होती हैं जो सिक्रीशन करना जानती हैं, तो जब हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे तो ऐसे नर्व सेल का भी जिक्र कर लेंगे। और तीसरा नाम था एपेंडाइमल सेल्स, सिलिएटेड सेल्स होती थी एंड दैट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द कैविटीज प्रेजेंट इन द सीएनएस। फिर न्यूरॉन के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी कि इसके 2 पार्ट होते हैं, प्रोसेस और सेल बॉडी। फिर प्रोसेस को 2 हिस्सों में बांटा होगा, एफरेंट और इफरेंट। क्लियर? तो एफरेंट वाले हिस्से को हम लोग नाम दे रहे थे जो सेल बॉडी की तरफ इंपल्सेस लाएगी, उसे आप डेंड्रॉन कहेंगे, और जो यहां से अवे लेकर जाएगी एक्सॉन। यस, टिपिकल एक न्यूरॉन हमने यहां बना रखा है। एक सिंपल सा डायग्राम को देख लें तो 3 चीजों की जरूरत है यहां पर, एक सेल बॉडी, दूसरा डेंड्रॉन और तीसरा एक्सॉन। भाई प्रोसेस 2 हिस्सों में बांटे ना हम, तो एक सेल बॉडी ये आपको यहां मेन पार्ट दिखाई दे रहा है, इसकी लेवलिंग कर रहा हूं साइटोन, सोमा या सेल बॉडी या पेरिकैरियन। थोड़ा पॉपुलर नाम साइटोन है। सेल का मुख्य भाग यही है क्योंकि यहां न्यूक्लियस पाया जा रहा है। फिर दूसरा देखिए, इसमें कई सारे छोटे छोटे प्रोसेस निकाल रखे हैं, दैट इज डेंड्रॉन, या फिर और आगे ब्रांचेस करेगा तो डेंड्राइट कह दीजिएगा। फिर एक लंबा सा प्रोसेस निकाल रखा है जिसका नाम एक्सॉन रखा होगा। ये 3 जो बातें दिखी थी वो कह दें। फिर याद करिए, ये भी कहा था कि जो डेंड्रॉन्स होते हैं वो एफरेंट होते हैं। एग्रीड? तो यहां पर जब आप पढ़ें इंपल्सेस को तो डेंड्रॉन से इंपल्सेस हम साइटोन की तरफ लाएंगे, और एक्सॉन आपने लिखा होगा इफरेंट होती है, तो इंपल्सेस यहां से दूर जाएगी। एक और बात लिखते हैं हम लोग कि डेंड्रॉन यूजुअली शॉर्टर होती है। हमेशा जरूरी नहीं है शॉर्ट हो, लेकिन सामान्यतः ये छोटी होती है और एक्सॉन बड़ी होती है। ये पुरानी बातें हो गई, लेकिन हम इसमें कुछ और बात जोड़ रहे हैं। जैसे हमारे पास न्यूरॉन हमने कहा तो एक सेल ही तो है, तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है। जैसे कोई भी यूकैरियोटिक सेल होती है, भाई न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी, जो चीजें होनी चाहिए थी सब होती है। सर इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, इसीलिए नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं कर पाती। तो आप कहने के लिए तो कह सकते हैं टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हैविंग ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए नॉर्मल सेल बट हैज नो सेंट्रोसोम, therefore no ability to divide। सिर्फ इसी पे लागू होती है। न्यूरोग्लाया का जिक्र अगर हम करें तो कहते हैं सर वो डिवाइडिंग होती है। दूसरा पॉइंट है कि सर आपके वर्टिब्रेट्स में अगर चेक किया जाए तो इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल ऑफ योर बॉडी। यहां से लेकर टो तक जितनी भी सेल्स आपके शरीर में पाई जाती है, सर ऐसी सेल कोई नहीं है। भाई नॉर्मली सेल हम कैसे समझते हैं कि सर या तो गोल होगी या चौकोर होगी या फिर किसी और शेप में होगी, ऐसा ही तो होगा। ये सेल एक है, ये थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता? तो यस, इट्स ए कॉम्प्लेक्स सेल। और पूरे वर्टिब्रेट में यानी हमारे शरीर में तो है ही नहीं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन बदल जाए और पूछा जाए एनिमल किंगडम में बताएं सबसे कॉम्प्लेक्स सेल, तो सर इससे भी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स सेल है जिसका नाम आप हाइड्रा में पढ़ा करेंगे, नीडोसाइट्स। ये सबसे कॉम्प्लेक्स सेल होती है। हाइड्रा, सिलेंट्रेटा जब फाइलम पढ़िएगा तो स्टिंगिंग सेल नाम की एक जगह आएगी,
तो वो नीडोसाइट, और इसी नीडोसाइट की वजह से वहां पे निडेरिया नाम का एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो 2 लाइनें पहले, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स, ब्रैकेट में फिर लिखिएगा, इन एनिमल किंगडम मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल इज नीडोसाइट्स। मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल इज नीडोसाइट। आप चाहें तो दूसरा नाम भी लिख सकते हैं इसका, स्टिंगिंग सेल्स। जिनको ना पता हो तो आगे लिख दीजिएगा, इन हाइड्रा ना पता हो सिलेंड्रेटा ना पता हो तो निडेरिया, जो आपको बेहतर लग रहा हो। तो ये तो खाली हम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कह पा रहे हैं। दूसरा सर, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो यही है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में हेडिंग ही पड़ी हुई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। तो नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। क्योंकि न्यूरल सिस्टम में सेल के नीचे कहां जाओगे आप, तो सेल है ये, और जो फंक्शन है इंपल्स कंडक्शन वो भी हम आपको यही पढ़ा पाएंगे। एक तीसरी बात हमने अभी कही कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए ये डिवाइड नहीं कर सकती। इसलिए जितनी न्यूरॉन आप लेकर पैदा होते हैं, मरते वक्त आपकी न्यूरॉन या तो उतनी ही होगी या उससे कुछ कम हो जाएगी। अगर आप कह रहे हो कि मेरी बढ़ गई है तो गिनने में गलती हो गई है, बढ़ सकती ही नहीं है कभी, इसलिए इनका कल्चर भी हम कभी कर नहीं सकते। पॉइंट है सेंट्रोसोम एब्सेंट, सो नेवर डिवाइड, ऑब्लिक करके लिखेगा, नॉट रीजनरेट, ऑब्लिक करके नॉट कल्चर्ड। तो ये 3 तो बड़ी जनरल सी बात थी। अब सर इस डायग्राम को देखें तो इसमें सब कुछ नहीं आपको याद करना है भाई। अगर मैं ये कह रहा हूं कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है तो फिर अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है, तो टिपिकल में आ गया। जो एकदम अलग हो उससे, उसे आप देखो। तो अलग में आपके पास 3 हमने कलरफुल लेबलिंग की है, उसे देख लें। एक पॉइंट है आपके पास निसल्स ग्रेन्यूल, ये इसका बिल्कुल स्पेशल पॉइंट है कि जब भी आप नर्व सेल पढ़ें तो सर ये निसल ग्रेन्यूल जरूर आना चाहिए। रेड कलर का बना रखा हमने, और ध्यान दें अगर आप, तो हमने साइटोन वाले पार्ट में बनाया है, डेंड्रॉन वाले पार्ट में भी बनाया अगर आप देख पा रहे हैं रेड पेन को, लेकिन सर एक्सॉन वाले पार्ट में गलती से भी नहीं बनाया, तो नहीं पाया जाता, एब्सेंट इन एक्सॉन। क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट है कि सर आखिर है क्या जो किसी और सेल में नहीं है, तो दीज आर स्पेशली द राइबोसोम्स। ये वो राइबोसोम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके ऐसे चिपक जाती, तो उसी का नाम तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जो भी आपको आंसर मिल जाए वो आप करें, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं तो अगला पॉइंट आ जाता है। और प्रोटीन के फंक्शन आपको पता है, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो इस न्यूरॉन के अंदर निसल ग्रेन्यूल की वजह से रिपेयर मैकेनिज्म बड़ी अच्छी होती, और जिस सेल में रिपेयर मैकेनिज्म अच्छी होगी वो जल्दी मरेगी नहीं। जैसे जिस इमारत की आप रिपेयर बहुत अच्छी करते रहें तो सर उसका स्पैन तो बढ़ जाएगा ना, और मरम्मत कभी ना करें आप उसमें तो धीरे 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 करके वो डैमेज हो जाएगा। तो शायद इसीलिए न्यूरॉन के लिए एक स्पेशल एडॉप्टेशन दिया गया, क्योंकि नर्व सेल का लाइफ स्पैन बहुत होता है।
अगर मैं 80 साल जिंदा रहूंगा तो हमारी नर्व सेल भी तो 80 साल जिंदा रहेंगी, सारी नहीं तो कुछ तो रहेंगी। तो इसलिए कुदरत ने निसल्स ग्रेन्यूल दिए ताकि रिपेयर मैकेनिज्म यहां बढ़िया रहे, जिससे लाइफ स्पैन बढ़ा रहे। तो 3 पॉइंट की बात कर रहे थे। एक निसल्स ग्रेन्यूल्स राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और एक्सॉन में नहीं पाए जाते। एक नाम नीचे और लिखा होगा, एक्सॉन हाइलॉक में भी नहीं पाए जाते। हालांकि शब्द को लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, लेकिन हमने एक्सॉन हाइलॉक एक अलग जगह लेवलिंग की है। ध्यान दें तो ये वाला हिस्सा है एक्सॉन हाइलॉक। तो लिखा होगा नीचे, पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम विच एक्सॉन अराइजेस। एक्सॉन हाइलॉक नाम से जरूर लग रहा है, घुंडी एक ऐसा कांटा है जहां से एक्सॉन शुरू होता है, तो ये एक्सॉन का पार्ट नहीं होता है। तो अगर कभी कोई सवाल पूछता भी है तो लोग निपट जल्दी जाते हैं। पूछा जाता है एक्सॉन हाइलॉक इज ए पार्ट ऑफ साइटोन, डेंड्रॉन या एक्सॉन, तो आसानी से लोगों को लगता है वहीं का पार्ट होगा जो लेवलिंग में लिखा हुआ है। तो वो उसका नहीं है पार्ट, ये साइटोन का पार्ट है जहां से एक्सॉन शुरू होता है। तो गौर करिए, मैंने वहां रेड डॉट नहीं बनाए, तो अब हम यहां लिख तो सकते थे। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहा। दूसरा एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, न्यूरोफाइब्रिल। ब्लू पेन से बनाया है, शायद पीछे तक दिख ना रहा हो, ये हल्का हल्का। तो सर साइटोन में बना है, डेंड्रॉन में जाएगा, और इवन एक्सॉन में भी मैंने कुछ ऐसे ब्लू पेन डाल रखे हैं, आप देखें तो न्यूरोफाइब्रिल इज नथिंग बट से माइक्रोफिलामेंट्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोस्केलेटन। क्योंकि बड़ा विचित्र ढांचा है इसका, ऐसा नहीं है ये सेल। तो कोई भी सेल का अपना एक शेप होता है, तो शेप के लिए जिम्मेदार होता है उसके अंदर पाए जाने वाले माइक्रोफिलामेंट्स। तो जो ये सेल का इतना बढ़िया ढांचा आपको दिखाई दे रहा है, उसके जिम्मेदार न्यूरोफाइब्रिल्स हैं। तो आपने लिखा साइटोस्केलेटन, और तीसरा पॉइंट तो आ ही गया था। पॉइंट इज अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, a typical eukaryotic cell which is characterized by number 1 neurofibril सर आगे डैश के सिर्फ लिख दीजिएगा, फॉर्म्स साइटोस्केलेटन, फॉर्म्स साइटोस्केलेटन। मैं ये नहीं लिखा रहा हूं कि कहां पर पाई जाती है, इसका मतलब सब जगह पाई जाती होगी। भाई डेंड्रॉन में भी होती होगी, एक्सॉन में और साइटोन में। अगर कहीं एब्सेंट होती तो मैं आपको स्पेसिफाई करता कि भाई यहां नहीं होती। नंबर 2 निसल्स ग्रेन्यूल, निसल्स ग्रेन्यूल यही सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इस पूरे डायग्राम का। इसमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, responsible for protein synthesis, but absent in axon and axon hillock, but absent in axon and axon hillock। ये आपके डायग्राम में भी लिखा हुआ है, देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म द प्रोटीन सिंथेसिस एंड एब्सेंट इन एक्सॉन एंड एक्सॉन हाइलॉक। ये हाइलॉक में नहीं लिखा रहा हूं, आप यहां से चेक कर लेंगे। एक्सॉन हाइलॉक साइटोन का पार्ट है जहां से एक्सॉन अराइज होता है। ठीक, अब नीचे देखिए, यहां से ये जो यहां से सरकता हुआ लंबा सा ब्लैक कलर का आपको थ्रेड जैसा दिख रहा, वही एक्सॉन है, जस्ट लाइक दिस। अब इस एक्सॉन में ध्यान दें तो सबसे नीचे आइएगा तो ये कई ब्रांचेस में बट गया है, तो ब्रांचिंग हो गई होगी। मैंने 3 दिखाई, आप सर 5 भी कर सकते हो। फिर ये अंत में जाकर के फूल सा गया है, फूला हुआ हिस्सा। ध्यान दे, इसे मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि काफी लिखा भी हमने यहीं पर कि एक्सॉन अपने टर्मिनल एंड पर आता है, जब निचले सिरे पर जाता है
तो टर्मिनल इन पर देखिए फूल जाता है, फूल जाने को कहते हैं नॉब, घुंडी हिंदी में। जैसे ड्रॉज वगैरह कहीं बनी रहती तो कोई नॉब जैसी चीज होती है ओपन करने के लिए, सर वैसे ही है ये। तो लिखा होगा सिनेप्टिक नॉब। जब आगे चल के एक टॉपिक आप पढ़ेंगे सिनेप्स, तो सिनेप्स में हम इसी टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो यहां पर देख पाइए हैज अ सिनेप्टिक वेसिकल, इसके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं, बलून जैसे स्ट्रक्चर, और जिसके अंदर कोई केमिकल सब्सटेंस भरा रहता है जिसे पढ़ेंगे आप न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये खाली हिंट है कि जब हम आपको सिनेप्स पढ़ाएं तो आप ये जरूर समझ के रखिएगा कि एक्सॉन के टर्मिनल इन पर पाए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, डेंड्रॉन के टर्मिनल इन पर नहीं पाए जाते। तो फिर देखें, मैं नहीं लिखाने वाला, एट द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन इट डिवाइड्स एंड टर्मिनली फॉर्म्स सिनेप्टिक नॉब हैविंग मेनी सिनेप्टिक वेसिकल्स फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये बात यहीं पर छूट जाएगी। जब सिनेप्स पढ़े हम आपको पढ़ाएं ऐसे, तो आप उसे कोरिलेट करिएगा जब मैं बोलूं कि एक्सॉन का अंतिम सिरा आकर के किसी नए आपके न्यूरॉन से जुड़ेगा। इट्स ओके। अब जरा दूसरा पॉइंट देखिए, एक्सॉन के चारों तरफ हमने ऐसे ऐसे कुछ ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया है जिसके लेवलिंग की है माइलिन शीथ या स्फिंगोमाइलिन, ये प्रोटीन और लिपिड का पॉइंट है जिससे बना है। लेकिन इसमें इंग्लिश का एक शब्द है, वो बहुत अच्छी तरह आपको समझना होगा। है इंग्लिश का शब्द लेकिन हमारे यहाँ इस्तेमाल हुआ है। दो शब्दों से आप पहले परिचित हो जाएं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एनवेलप एंड अदर मीन द इनक्लोज्ड। एनवेलप एक शब्द आप जान लें और दूसरा शब्द जान लें इनक्लोज्ड। तो मैं अपने एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूं। यस, तो अगर जैसे मैंने कोट पहन रखा है और कोट के मैं ऐसे बटन बंद कर लूं चारों तरफ से, तो आप यही कहोगे सर योर बॉडी इज एनवेलप्ड बाय द कोट। ये एनवेलप है। या हम कोई चादर लेकर आए और चादर को अपने चारों तरफ कवर कर ले, लपेट लें अपने चारों तरफ और लपेट के फिर खड़े हो जाएं, तो आप कहोगे सर यस योर बॉडी, कंप्लीट बॉडी इज एनवेलप्ड बाय द बेड शीट या शीट। क्लियर? तो ये कहलाता है एनवेलप्ड। इट्स ओके। एक दूसरा शब्द हमारे पास इनक्लोज। इनक्लोज का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे इनक्लोज करना है तो आप चादर लेकर आइए, लेकिन मुझे लपेटिए नहीं। यहां चादर रख दीजिए, यहां 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 चादर, पहले 4-6 रखिए, फिर चादर के ऊपर चादर के ऊपर चादर रखते चले जाइए ऐसे, तो चादर उठता चला जाएगा। भाई कई सैकड़ों चादर आप रखते जाइए। तो मैं बीच में यहीं पर खड़ा रहूं और करते 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 चादर का पूरा ढेर यहां तक बना दीजिए, तब भी तो कमलेश दिखाई नहीं देगा। तो कहेंगे आप कि सर, तब नहीं कहेंगे कि सर आप एनवेलप्ड हो गए। योर बॉडी इज इनक्लोज्ड बाय द a bundle of sheets. Have you got any difference? एनवेलप जब आप कहते हैं तो सर उसको रैप करते हैं, चादर लपेटते हैं। जैसे कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं तो कहते हैं इसके ऊपर एनवेलप कर लो जरा इसको, ये नहीं कहते इसको इनक्लोज कर लो। एनवेलप करते हैं, कहते हैं भैया इसको रैप कर दो कोई चीज। तो रैप का मतलब वो लपेटता होगा ना सर, यही स्थिति यहां भी समझनी। जैसे ये एक्सॉन है हमारे पास, बड़ा सा तो नहीं है इतना बड़ा, और ये हमारे पास एक न्यूरोग्लाया है हमारी हैंकी, पाइदी वाइट ही है। तो हम लोगों ने कहा था कि न्यूरोग्लाया तो इसी के अगल बगल होगी, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा हमारे पॉइंट को, इसी के अगल बगल ही तो होगी, न्यूरॉन्स के बीच में ही तो न्यूरोग्लाया थी। थिंक दे मे बी द ओलिगोडेंड्राइट इन द सीएनएस एंड श्वान सेल इन द पीएनएस। तो जब इसको एनवेलप करना होगा तो यही श्वान सेल इसको ऐसे चारों तरफ से ऐसे लपेट लेगी, लाइक दिस। ये इस तरह से लपेट लेगी, तब हम लोग बोलेंगे द एक्सॉन इज एनवेलप्ड बाय श्वान सेल या ओलिगोडेंड्राइट। लुक ऑन दिस डायग्राम। पहले ऊपर हमने ऐसे बना रखा जलेबी जैसा स्ट्रक्चर, तो वो यही फीलिंग लाने के लिए कि आप समझें कि जो हमारी श्वान सेल या ओलिगोडेंड्राइट होती है, तो सर वो ऐसे ऐसे रैप करती है, इसको ऐसे ऐसे लपेटती है, क्योंकि ये भी तो एक सेल है और ये भी एक सेल है। एक सेल दूसरी सेल के अंदर थोड़ी ना घुस जाएगी, तो एक सेल आ करके ये इसको चारों तरफ से ऐसे लपेटना शुरू करती है।
और हम लोग क्या करते हैं अपने डायग्राम में सेक्शन ऐसे काटते हैं तो हमें साइड में दिखता है। जैसे मैं कोट से अपने आप को एनवेलप कर लूं तो साइड से देखोगे तो आपको मेरी बॉडी नहीं दिखाई देगी, लेकिन ऐसे करने के बाद ऐसे मेरा सेक्शन काट दीजिए तो कोट का कपड़ा तो साइड में ही नजर आएगा ना, बीच में तो इंटरनल बॉडी आ जाएगी हमारी। द सेम हेयर। तो अगर हम सिर्फ इसी डायग्राम को देखते हैं तो हम एनवेलप समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वो फीलिंग नहीं आ पाती बच्चे के अंदर कि सर ये कोई सेल है। तो यस, इट इज ए वन सेल दैट फॉर्म्स द एनवेलप। ठीक, तो इसीलिए हमने वो चीज चाहने के लिए ऐसे ऊपर बनाई है, फिर सेक्शन में ऐसे दिखाया न्यूरोग्लाया। तो ऐसे नर्व फाइबर जिनका एक्सॉन गेट एनवेलप्ड बाई न्यूरोग्लाया, देखिए लिखा नर्व फाइबर इज एनवेलप्ड बाई न्यूरोग्लाया, उन्हें आप माइनेटेड नर्व फाइबर या मेडिल्यूटेड कहते हैं या इसी को व्हाइट कहते हैं क्योंकि इट्स अपीयरेंस इज व्हाइट। ये जो आपने यहां पर श्वानसेल ओलिगोडेंड्राइट लिया है इसमें माइलिन होती है जो स्फिंगोमाइलिन के नाम दे रहे हैं, ये व्हाइट कलर की होती है। तो इसे लपेटते चले जाएंगे तो ये नर्व फाइबर मोर और लेस व्हाइट दिखाई देगी, तो उसे व्हाइट नर्व फाइबर कहते हैं। जब कभी आप सीएनएस पढ़ते होंगे तो एक शब्द इस्तेमाल होता है व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, दैट विल फॉर्म द व्हाइट मैटर ऑफ सीएनएस। तो अब आज के बाद कभी भी मेडिल्यूटेड नर्व फाइबर पढ़ें तो आप ये फीलिंग रखिएगा कि मेडिल्यूटेड नर्व फाइबर उन्हें कहते हैं जहां पर एक्सॉन इज एनवेलप्ड बाय द श्वान सेल या फिर ओलिगोडेंड्राइट। ऐसी फीलिंग चाहिए तो देखने में व्हाइट हो जाएगी। जैसे मैं भूरे रंग का आपको दिखाई दे रहा हूं बदन के हिसाब से, लेकिन तौलिया लेकर आइए सफेद रंग की, एक हमारे माथे पे लपेट दीजिए, फिर थोड़ा सा 2 इंच छोड़ दीजिए, फिर आप एक दूसरा तौलिया यहां लपेट दीजिए, तीसरा यहां लपेट दीजिए, चौथा यहां लपेट दीजिए, तो दूर से देखने में कमलेश एकदम सफेद सा नहीं दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा बीच में पट्टियां दिखाई देंगी। जहां आपके पास टॉवेल नहीं होगा वो नोड ऑफ रेनवियर कहलाएगा। जहां माइलिन शीथ नहीं होती है उसे हम लोग नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और दूसरा हिस्सा देखिए, ऐसा नहीं कि सर सारे नर्व फाइबर में हम जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा ही हो रहा है। कई जगह पर नर्व फाइबर ऐसी रहती है और इसके बगल के जितने न्यूरोग्लाया हैं बस इसके अगल बगल ऐसे बने रहते हैं, बस लाइक। देखिए उसने एनवेलप नहीं बनाया लेकिन फिर भी ढका तो अब भी हुआ है, एंड द टर्म इज इनक्लोज्ड। हैव यू गॉट द डिफरेंस एनवेलप एंड इनक्लोज? ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही शब्द है, हमारी तरफ से नहीं हमने घुसेड़ दिया इसमें, लेकिन सर ये शब्द बड़ी जल्दी चला जाता है और बड़ी अच्छी भाषा होती है। When axon of a nerve fiber of PNS is enclosed by Schwann cell and this type of nerve fiber is mediluted या non-mediluted? Non-mediluted, इनक्लोज बोला है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो लगेगा श्वान सेल तो बोल ही रहे हैं, क्योंकि लोग लिखते हैं श्वान सेल फॉर्म्स माइलिन शीथ, तुमको लगता है क्वेश्चन में श्वान सेल मिल रहा है तो बनाएगी है ही है। लेकिन बस अंतर ये है कि यहां पर श्वान सेल या ओलिगोडेंड्राइट एनवेलप कर लेंगी तब वो व्हाइट नर्व फाइबर होंगी, नहीं करेंगी तो वो ग्रे दिखाई देंगी। ग्रे नर्व फाइबर कहलाएंगे नॉन मेडिल्यूटेड या नॉन माइनेटेड। वही जब कभी आप पढ़ा करें सीएनएस तो ग्रे मैटर कहलाएगा। क्लियर? तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि हमारी नर्व फाइबर 2 तरह की हैं। नंबर 1 मेडिल्यूटेड या नॉन मेडिल्यूटेड। दूसरा मेडिल्यूटेड उन्हें जहां पे न्यूरोग्लाया फॉर्म्स एनवेलप अराउंड द एक्सॉन्स, और नॉन मेडिल्यूटेड जहां पर न्यूरोग्लाया इनक्लोजेस द एक्सॉन। इसलिए यहीं पर नोड ऑफ रेनवियर आएगा, यहां नोड ऑफ रेनवियर नहीं होगा। नोड ऑफ रेनवियर टर्म इज गिवन ओनली इन द मेडिल्यूटेड नर्व फाइबर। समझ पाए मेरी बात? यस। नर्व फाइबर आर ऑफ 2 टाइप्स। नर्व फाइबर आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 मेडिल्यूटेड नर्व फाइबर। कोई भी इसमें से नाम लिख दीजिए, मैं सब नहीं लिखा रहा हूं। मेडिल्यूटेड नर्व फाइबर, सिर्फ एक लाइन, एक्सॉन इज एनवेलप्ड बाय
Axon is enveloped by neuroglia. Enveloped by neuroglia. इतने से समझ में आ जाएगा। हम नहीं लिखा रहे हैं कि इन्हीं को हम मेडल्यूटेड कहेंगे, इन्हीं को व्हाइट नर्व फाइबर कहेंगे, सीएनएस में व्हाइट मैटर कहलाएगा, ये आपके डायग्राम में मेंशन है। इवन ये भी नहीं लिखा रहे हैं कि सर जहां माइलिन शीथ नहीं होती उसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, तो सिर्फ यही नोड ऑफ रेनवियर का जिक्र करेंगे, उस जगह तो हो ही नहीं सकता। तो नंबर 2 नॉन मेडल्यूटेड नर्व फाइबर, या जो लिख रहे हैं और नॉन माइनेटेड लिख रहे हैं तो नॉन माइनेटेड लिखिएगा। यस, axon of nerve fiber, axon of nerve fiber remains enclosed by neuroglia, remain enclosed by neuroglia. जी, आगे कुछ नहीं लिखा रहे, क्योंकि वही नॉन माइग्रेटेड कहलाएगी, वही ग्रे कहलाएगी, दिस वन एंड फॉर्म द ग्रे मैटर। तो यहां हम नोड ऑफ रेनवियर नहीं सर्च करेंगे, सिर्फ यही नोड ऑफ रेनवियर सर्च करेंगे। जी, पूरी हो गई बात हमारी। तो हमारा स्ट्रक्चर यहां से लेकर यहां पूरा हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ 3 टर्म दिखाए होंगे, नेसल ग्रेन्यूल, न्यूरोफाइब्रिल, एक्सॉन हाइलॉग, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे, और 2 प्रकार के फाइबर। इन 2 फाइबर में अहम बात बार बार कह रहा हूं, लुक प्रॉपरली द एनवेलप एंड इनक्लोज एंड रीड केयरफुली इन योर एग्जाम। अब इसी में हम आपसे एक पॉइंट और कह रहे हैं कि इन्हीं फाइबर को लेकर के प्रोसेस जो है हमारे पास, उसको लेकर हम फिर से टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करेंगे। ये भी तो टाइप्स ही था, लेकिन यहां पर हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो माइलिन शीथ को लेकर था। अब क्लासिफिकेशन कुछ और है, थिंक डालेगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आपकी टेक्स्ट बुक में 3 टाइप दिए गए, मैं 5 बताऊंगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है नॉन पोलर। इसी को कहते हैं अनपोलर। नॉन पोलर कहें या अनपोलर कह दें, ये बेहद प्रिमिटिव न्यूरॉन्स कहलाते हैं। डायग्राम में समझिएगा, सिर्फ एग्जाम्पल का महत्व आपके सिलेबस में है और थ्योरी का यहां महत्व नहीं है। जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास जब नॉन पोलर होगा तो ऐसे न्यूरॉन हुआ प्रोसेस, लेकिन सर यहां प्रोसेस इज नॉट डिजिग्नेटेड एज एन एफरेंट एंड इफरेंट। कोई भी प्रोसेस कभी भी एफरेंट का काम कर सकता है और कभी इफरेंट, कभी भी एफरेंट और कभी भी इफरेंट, एंड अगेन द सेम। जहां पर पोलरिटी फिक्स नहीं होती, प्रोसेसेस आर नॉट डिफरेंशिएटेड एज एफरेंट एज इफरेंट, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर। ये बेहद प्रिमिटिव है एंड दैट इज फाउंड इन द हाइड्रा। ये पहला ऐसा फाइलम है हाइड्रा जहां से आपका नर्वस सिस्टम शुरू हुआ था। तो यस, एग्जाम्पल, छोटी छोटी फोटो रहेगी और एग्जाम्पल, क्योंकि फोटोग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी प्रोसेस हमने बनाया है तो उसमें दोनों साइड में एरो बना रखे। एग्जाम्पल है न्यूरॉन्स ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा लिखें या सिलेंट्रेटा लिखें, लेकिन ब्रैकेट में लिखिएगा मोस्ट प्रिमिटिव न्यूरॉन्स। मोस्ट प्रिमिटिव न्यूरॉन्स 5वीं क्रेनियल नर्व है, 5th क्रेनियल नर्व सर, वो यही है, उसमें ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं 5th में। लेकिन आपकी किताब वाला भी एग्जाम्पल है, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में कई सारे न्यूरॉन ऐसे ही होते हैं, तो आप डायग्राम से समझ जाएंगे। इतना समझना है कि सर एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक प्रोसेस हो और जो इफरेंट हो। एग्जाम्पल, ह्यूमन एम्ब्रियो,
और दूसरा एग्जाम्पल फिफ्थ क्रेनियल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। से तीसरा टाइप बाइपोलर न्यूरॉन। तो ये तो और आसान है, बाइपोलर मतलब भैया दो पोल होने चाहिए। ये हमारा साइटोन हो गया एंड दो प्रोसेस हो गए। तो दो प्रोसेस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वन शुड बी एफरेंट अनदर शुड बी द इफरेंट। तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जब आप आई के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तब हम आपको बाइपोलर न्यूरॉन पढ़ाएंगे, क्योंकि रेटिना की फोटो हमें बनानी होगी, तो इसके बिना नहीं हो पाएगा। वैसे पाया कई जगह जाता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी पाया जाता है, कॉक्लिया, कान में एक जगह है कॉक्लिया जिससे सेंस ऑफ हियरिंग आप कर पाते हैं, वहां भी पाया जाता है। तो तीन एग्जाम्पल, रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, सेकेंड एग्जाम्पल कॉक्लियर एपिथेलियम, कॉक्लियर एपिथेलियम। ना पता हो तो आगे लिख दीजिएगा ऑफ ईयर, पता ना हो कॉक्लिया कहां है तो फायदा क्या, COCHLEA। तो थर्ड एग्जाम्पल है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। सो चौथा टाइप है स्यूडो यूनिपोलर, यानी फर्जी यूनिपोलर है। ये सच्चा यूनिपोलर नहीं है, सच्चा यूनिपोलर होता तो हम यही ना फिट कर देते उसको। तो फर्जी यूनिपोलर का मतलब समझ लें, ये साइटोन होगा और इसमें दो प्रोसेस होगी। तो अगर दो प्रोसेस होगी तो हम बाइपोलर कह दें, नहीं कह पाते, क्योंकि यहां पे जो दोनों प्रोसेस होती है एक जगह चिपकी हुई होती है, तो झगड़ा हो गया इसमें। यार हो सकता है ये यूनिपोलर हो, बाइफरकेट हो गई हो, या हो सकता है बाइपोलर हो, जुड़ गई हो। तो पता कैसे चला, जब हमने इसमें इंपल्स कंडक्शन किया तो हमने देखा कि सर ये ऐसे है, तब तो भरोसा होगा ये बाइपोलर है। अगर यूनिपोलर होता तो डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस एक ही होता ना। तो यस, इसका मतलब बेसिकली बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, अपीयर खाली यूनिपोलर स्यूडो होते हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। जब आप स्पाइनल नर्व कभी पढ़ें और स्पाइनल नर्व में डॉर्सल रूट गैंग्लिया पढ़ेंगे, वहां तक अगर कभी पढ़े और साथ दें आप, तब आपको ये मिलेगा। ये वही जगह है जहां डेंड्रॉन ये बड़े बड़े होते हैं और एक्सॉन छोटे छोटे होते हैं। ये तो सामान्यतः हम लोग कहते हैं ना, डेंड्रॉन छोटे होते हैं, एक्सॉन बड़े होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा आपका न्यूरॉन है जिनमें डेंड्रॉन एक्सॉन की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। तो एग्जाम्पल डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। फिर पांचवा और अंतिम टाइप है मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो आपने जो अभी फोटो बनाई ना ये वाली न्यूरॉन की, ये मल्टीपोलर ही थी कि यहां पर आपके पास कई सारे प्रोसेस थे, लेकिन सारे के सारे प्रोसेस ज्यादातर जो छोटे वाले थे वो सब एफरेंट हुआ करते थे। सिर्फ एक ही प्रोसेस था जो इफरेंट था। तो ये कहलाता है मल्टीपोलर। इसका एग्जाम्पल है मोस्ट न्यूरॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे ज्यादातर न्यूरॉन ऐसे ही हैं, मोस्ट न्यूरॉन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यस, तो आपकी किताब में देखेंगे आप तो आपके पास तीन नाम है, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर।
लेकिन सर ये भी नाम दिया है, दूसरे हिस्से में दिया है, हाइड्रा का जिक्र किया गया है नॉन पोलर, और ये नाम मिल नहीं रहा क्योंकि किताब में स्पाइनल नर्व का जिक्र नहीं है। तो 5 नाम हो गए। ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो डायरेक्शन ऑफ इंपल्सेस को लेकर कहा है। ठीक, फिर से हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन या नर्व फाइबर। नहीं पहचान पाएंगे ना, तभी तो नॉन पोलर है, इसमें नहीं पहचाना जा सकता है, तभी तो दोनों हमने बना दिए। फिर से है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो सर इन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन या नर्व फाइबर, यहां पे नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं टाइप्स को लेकर, लेकिन एक दूसरा क्लासिफिकेशन है, और ये क्लासिफिकेशन हमने सीएनएस को लेकर दिया है। जैसे ये मान ले हमारा सीएनएस है, याद आया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे नर्व फाइबर्स, प्लीज गौर करें, ऐसे नर्व फाइबर जो इंपल्सेस को लेकर के सर सीएनएस की तरफ आते हो, ये इनकी तरफ आते हो सर, इन नर्व फाइबर को हम सेंसरी कहते हैं। ये सेंसरी की डेफिनेशन है। कभी भी इस चैप्टर में सेंसरी नर्व फाइबर का नाम सुने तो आप यही खोजेंगे, ऑल द नर्व फाइबर। अब पूरे नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं, मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं। अभी तक हमने जो बात की थी वो यहां पर प्रोसेस को लेकर किया था। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इंपल्सेस इन ओवरऑल न्यूरॉन। तो अगर कोई न्यूरॉन, हमने देखे कोई साइटोन वगैरह नहीं बनाया, इफ द नर्व इंपल्स कंडक्शन इन न्यूरॉन इज टुवर्ड्स सीएनएस, तो वो नर्व फाइबर सेंसरी कहलाएगी। लेकिन अगर नर्व इंपल्स कंडक्शन अवे फ्रॉम साइटोन हो, लुक हियर, ऐसे हो, तो अवे फ्रॉम साइटोन का डायरेक्शन अगर दिखाएं तो लाइक दिस, तो ये मोटर हो गया। तो वैसे तो ये सबको आता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको ये पता हो जाना चाहिए सेंसरी और मोटर, क्योंकि आगे कई जगह पे इस्तेमाल होगा। तो अगर आप इसे सेंसरी मोटर समझ रहे हैं तो एक नाम हम इसमें और जोड़ेंगे। आप सेंसरी का नेचर क्या कहेंगे, एफरेंट या ईफरेंट? एफरेंट, यस, क्योंकि हमने कहा था एफरेंट का मतलब होता है जो मुख्य चीज के नजदीक आता हो। तो हमारे शरीर में सबसे मेन पार्ट क्या है, सीएनएस। तो इसलिए ये एफरेंट नेचर के होते हैं। तो हम ये कह तो सकते हैं कि ऑल द सेंसरी नर्व फाइबर आर एफरेंट, बट ऑल द एफरेंट आर नॉट सेंसरी, क्योंकि सर एफरेंट तो ये भी था। तो डेंड्रॉन कभी सेंसरी नहीं होता, एक्सॉन कभी सेंसरी नहीं होता, इसको सेंसरी और मोटर नहीं कह सकते। जब आप सेंसरी और मोटर शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ओवरऑल न्यूरॉन करेंगे। तो ये नेचर है खाली एफरेंट, तो सर इसका नेचर ईफरेंट। हालांकि शुरुआत के पन्नों में आपकी किताब में सेंसरी और मोटर शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया, एफरेंट और ईफरेंट कहा गया, लेकिन सच सेंसरी और मोटर है। तो नंबर 1 सेंसरी नर्व फाइबर। सेंसरी नर्व फाइबर, एक लाइन है सिर्फ, ब्रिंग्स impulses towards CNS, Next point, afferent in the nature. Afferent in the nature. Yes, पूरा हो गया सेंसरी। नंबर 2 मोटर नर्व फाइबर। मोटर नर्व फाइबर, इसमें carry impulses away from CNS, carry impulses away from CNS. एक पॉइंट और,
efferent in nature. तो ये दो बड़े सरल सरल नाम थे, सेंसरी और मोटर। तो अब शब्दों से परिचित हो गए। एक तीसरा शब्द और है हमारे पास। तो पहले टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ रहे ना, पहला सेंसरी हो गया, दूसरा मोटर हो गया, और तीसरा एक कहलाता है दैट इज इंटर न्यूरॉन्स। ये सर इसी में रहते हैं। बस ये ग्रीन वाला हिस्सा जो है, एंड ये सेंसरी नहीं है, ये इंटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। इन्हीं को लोग एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर। क्योंकि सेंसरी और मोटर पेरिफेरी को सीएनएस से जोड़ता हुआ टर्म दिया गया है। या तो पेरिफेरी से सीएनएस की तरफ आओगे या सीएनएस से पेरिफेरी की तरफ जाओगे। लेकिन अगर सीएनएस के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन जा रहे हो, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड आ रहे हो, तो ये सेंसरी और मोटर में डिफरेंशिएट नहीं होगा। जो हमारे घर की तरफ आए वो सेंसरी, और जो घर से दूर जाए वो मोटर। जो घर ही में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाए तो वो नहीं सेंसरी मोटर कहलाएगा। यही है ये। तो नंबर 3, इंटरन्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। यस, इसमें प्रेजेंट विद इन सीएनएस, प्रेजेंट विद इन सीएनएस। जी, तो 3 नाम थे हमारे पास। एक क्लासिफिकेशन हमने यहां पे किया, अगर ध्यान दिया जाए तो मेडिल्यूटेड और नॉन मेडिल्यूटेड यानी ग्रे एंड व्हाइट का। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने प्रोसेस के आधार पे किया, और तीसरा हमने उस जगह पैसेज को लेकर किया। अब एक लाइन में नोट लिखना है। अगर आपको पुराना कोई लेक्चर याद हो जहां हमने स्ट्रक्चर ऑफ मसल पढ़ाया था, तो एक लाइन हम आपसे उस समय कहना चाह रहे थे कि मसल्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर। और वहां हमने कुछ ऐसे पढ़ाया भी था कि एक मसल फाइबर लीजिएगा, इंडोमाइसियम, फिर ऐसे कई सारी मसल फाइबर यूनाइट कर दी थी, मसल फेसिकुली, तो दैट इज सराउंडेड बाय पेरीमाइसियम, फिर सबको लपेट दिया था तो एपिमाइसियम। आज भी वही है। ये नर्व फाइबर है सर। नर्व फाइबर ऐसे ऐसे मिला दीजिए तो नर्व फेसिकुली बनेगा, और फिर कई सारे मिला दीजिए तो नर्व बनेगी। ठीक, तो डायग्राम नहीं है, एकदम वही डायग्राम तो है। वहां पर इंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और इपीमाइसियम था। यहां नाम बदलवा लीजिए, इंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और इपीन्यूरियम। लेकिन हम बिना डायग्राम से आपसे जरूर कहेंगे नर्व मतलब कलेक्शन ऑफ। ये तो समझ में आएगा ना। तो अब जब कभी अपनी जबान खोलिएगा तो उस पर कंट्रोल रखिएगा कि हम नर्व बोल रहे हैं या नर्व फाइबर बोल रहे हैं। बाद में वही मत करिएगा कि वही समझ लीजिए सर हम बोल वही रहे थे। अगर हमने आपसे कोई नर्व का नाम दिया, बोला सियाटिक नर्व, तो इसका मतलब उस नर्व के अंदर हजारों नर्व फाइबर। ठीक सर, इसके अलावा यानी हम कह सकते हैं कि नर्व का मतलब कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर। लेकिन अहम बात है, नर्व शब्द का इस्तेमाल सिर्फ पीएनएस में किया जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अभी आप पढ़ेंगे इसको। नर्व शब्द का इस्तेमाल ब्रेन के अंदर अगर किसी ने किया तो गुनाह नहीं होती। कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर इन द पीएनएस इज द नर्व, बट इन सीएनएस ट्रैप्ड, उसको नर्व कहते ही नहीं है, एंड दैट शुड बी नेम्ड एज इन ट्रैक्ट। इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम। जब ब्रेन आपको पढ़ाएं तो बोलूंगा देयर इज ए नर्व ट्रैक्ट, और नहीं तो देयर इज ए ट्रैक्ट। या तो नर्व ट्रैक्ट बोलिए, नर्व सिद्ध नहीं बोलेंगे। अगर नर्व बोलेंगे तो बिना कहे हम उठा के पीएनएस में खड़ा कर देंगे आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर।
collection of nerve fiber in PNS, peripheral nervous system, is nerve. But in CNS, ट्रैक्ट. कुछ लोग नर्व ट्रैक्ट कहते हैं कि समझ में आ जाए, नहीं तो ट्रैक का मतलब रेलवे ट्रैक भी समझ लेते हैं लोग, तो वो नहीं समझना है. क्लियर हो गई? बिल्कुल दिमाग एक ही जगह रखिएगा, दाएं बाएं भटकेंगे तो मैं कहीं तक मदद नहीं कर पाऊंगा. जब भी जीवन में आप नर्व शब्द बोले, ऑटोमेटिकली आप पीएनएस बोल रहे हैं, क्योंकि सीएनएस में शब्द प्रयोग ही नहीं होता. अब दूसरा शब्द, जैसे नर्व फाइबर का हम जिक्र करें, अभी किया, तो नर्व फाइबर या तो सेंसरी होंगी या मोटर होंगी, कभी मिक्स्ड नहीं होती. क्योंकि भैया नर्व फाइबर या तो इंपल्सेस को लेकर जाएगी या आएगी, लेकिन नर्व सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं और मिक्स भी होती हैं. कैसे? अगर आपने कोई नर्व कही और कहा भैया ये नर्व, जैसे मैं आपको नाम भी बता दूंगा, ऑल्फैक्टरी, एक क्रेनियल नर्व है, नाक से लेकर मैसेज जाती है, तो ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व सेंसरी होती है. सेंसरी का मतलब ये होता है कि अगर वो 1000 नर्व फाइबर से बनी है तो सारे नर्व फाइबर सेंसरी है. भाई नर्व की औकात ही क्या है? इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर. तो अगर सारे नर्व फाइबर सेंसरी तो नर्व सेंसरी, और सारे नर्व फाइबर मोटर तो नर्व. लेकिन अगर कुछ सेंसरी और कुछ मोटर, अब मिक्स्ड हुई, तो इसके एकदम कसम खा के तिलक लगा लीजिए, या सही ऐसे ही होना चाहिए. नर्व फाइबर विल बी ईदर सेंसरी और मोटर, लेकिन नर्व कैन बी सेंसरी और मोटर और मिक्स्ड. नोट लिखिए, नर्व फाइबर is either sensory or motor, is either sensory or motor, but nerve can be sensory, motor और mixed. ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे. फिर सुन ले, कान हिला के सुन ले कि समझ में आए. नर्व फाइबर या तो सिर्फ सेंसरी होगा या मोटर होगा, कभी मिक्स नहीं होगा. लेकिन नर्व कुछ भी हो सकता है, सेंसरी भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है और मिक्स भी हो सकता है. ठीक, कंफर्म. अब इसमें एक सवाल लोग बड़े स्टाइल से पूछते हैं, कहते हैं सर नर्व फाइबर्स प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म, आपके सिलेबस में कहीं है, प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म दैट इज कनेक्टेड टू द सीटी, उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, उसका नेचर बताइए, सेंसरी है या मोटर है या मिक्स्ड है? बोले, या ऑल ऑफ द अबव है? बोलो. यस, नर्व फाइबर हमने बोला है तो मिक्स नहीं हो सकता, दैट विल बी ईदर सेंसरी और मोटर. ऑप्शन मैंने दिया नहीं आपको, मैं चाह रहा था कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मिक्स भी करें आप. नर्व फाइबर चाहे जहां पढ़िएगा, किसी भी जानवर में पढ़िएगा, सर मिक्स नहीं हो सकता. मिक्स शब्द अगर आ गया तो गारंटीड वो नर्व ही होगी. यस, इट्स ओके.